मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। गुजरात सोशल इंडिकेटर्स में आज भी 13वें, 14वें, 15वें स्थान पर है। इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली गुजरात मोदी जी से पहले भी आगे था। गुजरात में 11 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया एक भी मोदी जी ने नहीं बनाया। गुजरात एक पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज, मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, एक भी मेडिकल कॉलेज सरकार का नहीं। केवल एक 2008 में भुज में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, करवाया था उस समय पर, वो भी बंद पड़ा हुआ है, वो भी अडानी को दे दिया गया है। गुजरात पहला राज्य है कि 12,000 करोड़ रुपए का केवल कर्जा था, आज 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है और सारा मैक्सिमम जो है वो मोदी जी के समय पर लिया गया। मेहनत की बात क्या होती है? जब हम विपक्ष में थे, जिन राज्यों में हमारी सरकार थी, मॉडल दिखाइए। गुजरात का मॉडल दिखाया था, हम आज तक पे खड़े हैं। इंडिया टुडे ने 2005 से लेकर 12 तक लगातार 7 साल जो स्टेट्स की रैंकिंग निकाली, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उन्होंने गुजरात को दिखाया। मध्य प्रदेश में हमने मॉडल दिया, एग्रीकल्चर में हम आगे हुए। लाडली लक्ष्मी योजना उस जमाने में आई, शिवराज जी को मामू इसलिए कहा गया कि बच्ची पैदा होगी, चिंता मत करना, मामा हमारे तुम्हारे साथ है। हमने कर्नाटक में किया, किसानों को 0% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए लोन देने का काम किया। हम उत्तर प्रदेश में आए, जब कल्याण सिंह जी पहली बार बने, हमें स्पष्ट बहुमत मिला, लॉ एंड ऑर्डर एकदम शानदार होके हो गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इन्होंने किसानों की बात की, हमने ऋण दे दिया, हमने ये कर दिया। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, किसानों की सुसाइड रेट बढ़ गई। अगर इन आपने बहुत अच्छा काम कर दिया था तो क्यों बढ़ गई? राज्य में करके अब वापस आते हैं, मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। अच्छा, आपका कौन सा मॉडल चलाया जाए? ये कौन सा मॉडल आपका दिखाएं? हिमाचल का मॉडल जहां मैं बताता हूं, या कर्नाटक का मॉडल? अरे भाई मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। हमारा मॉडल एक राज्यों तक छोटा नहीं रहता है। जिस देश, अरे सुनिए ना भाई, अब सुनिए तो सही, अब सुनने की हिम्मत रखी। जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, मोदी जी ने आकर चंद्रयान का रिबन काटा, वो कांग्रेस की देन थी। जिस समय पर कांग्रेस, अच्छा मुझे बताइए चंद्रयान किसमें बना था भाई, किसकी सरकार में बना था? आप लोग हंस रहे, बताइए जरा। जी के समय में शुरू हुआ था, बताइए ना भाई जरा। एक कमाल की बात है, इसरो किसने बनाया था जरा बताइए। जो हंस रहे थे लोग, अगर मोदी सरकार डीआरडीओ किसने बनाया था जरा बता दीजिए आप लोग। वापस अगर नहीं कर पाती है तो इसलिए कर लेते हैं। मैं आपके बीच में किसी के नहीं बोला, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, तो आप बोलते ही IIT से लेकर IIM तक, और जिस समय पर हमारे पास छत नहीं थी, उस समय पर भाखड़ा नांगल डैम से शुरुआत करके, और अगर मनमोहन सिंह जी की आखिरी सरकार रही, हमने लोगों को अधिकार देने का काम किया। मिल गया जवाब। अंजना जी ने कहा कौन सा मॉडल? हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। हमने राइट टू एजुकेशन दिया, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हमने फूड सिक्योरिटी बिल दिया, हम मनरेगा लेकर आए, केवल महात्मा गांधी के नाम को हटाने के चक्कर में इन्होंने पूरी योजना को समाप्त कर दिया। इस हिसाब से तो आपको जनता को प्रचंड जीत देनी चाहिए थी। अन्ना हजारे जैसे लोग आए और देश को गुमराह करके चले गए। एक्सपोज कर दूं। देखिए अंजना जी, उसके बाद देखिए अंजना जी, जब चुनाव के परिणाम की बात आई है तो ये भी पता होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी पे सबसे ज्यादा संसाधन है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने, चाहे वो बीफ कंपनियों से चंदा लिया हो, वो इन्होंने लेने का काम करा, उसका भी असर चुनाव में पड़ता है। बात तो सही है। आलोक जी, चूंकि राजीव जी और राहुल जी पर उन्होंने बोला, उसका जवाब दीजिए, फिर युवाओं के सवाल। देखिए मुझे लगता है कि 2009 में राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी सांसद भी थे, हमने सरकार भी रिपीट की, लेकिन एक बीजेपी के अघोषित पिट्ठू टाइप व्यक्ति अन्ना हजारे जी आए, पूरे देश को गुमराह किया। और जिस तरह से अन्ना हजारे ने पूरे देश को गुमराह करके, उसमें केजरीवाल और पूरी टीम शामिल थी, देश को डिस्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद से बीजेपी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आज जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मारा जाता हो और फिर विकसित भारत की बात की जाती हो तो बड़ा दुर्भाग्य। 2024 की बात कर लें, आज महाराष्ट्र हो रहा है। 2024 में 1 साल पहले ही हमारे सांसद ज्यादा थे बीजेपी से। तो इस समय का फेयर होता है, सबको देखना होता है कि किसने क्या डिलीवर किया, किसने क्या नहीं किया। आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी चल रही हैं कि भाई विकसित भारत में पता नहीं क्या क्या होगा। मैं तो केवल ये पूछता हूं, 10 दिन हो गए अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई की रिकमेंडेशन हुए। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने वो चिट्ठी देखी हो तो जरूर बताइएगा। केवल मुद्दों से डेविएट करना। सीबीआई जांच चल रही है, नहीं चल रही है? सुधांशु जी, एक स्पेसिफिक सवाल। अंकिता भंडारी, सीबीआई की कोई कार्रवाई हो रही होगी, किसको किया गया? तो आपको बताया जाएगा। नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को करती है। अरे कैसे, क्या आपको पता है क्या? आपको टाइमलाइन तो सेट कीजिए, कब तक जांच की रिपोर्ट आएगी? आप सांसद हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को लिखती है। कितने दिन लग गए सर उसको सीबीआई रिकमेंडेशन के लिए? इनके अंदर जो अब मैंने टर्न पे बोलिए भाई साहब, इनके अंदर बौखलाहट इसलिए होती है कि जब सीबीआई कहता है कोर्ट से कि जो स्टेटस रिपोर्ट है ये किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को शेयर नहीं की जाएगी,
और ये हलफनामा चिट्ठी तो देती शेयर होगी। CBI। उसके बाद सुनिए, चिट्ठी कल किसको CBI लिखी है? कहती बीच है में कि नहीं, नहीं, बीच में PMO के अधिकारियों ने बुलाया नहीं। था और उसके बाद रिपोर्ट देखकर उसमें संशोधन किए 2G केस में, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि CBI इज ए केज पैरेट। आप अपने जमाने के 2G हिसाब से में- बोल रहे हैं, 2G में- इसलिए अब उस विषय को छोड़िए। 2G बारी में बारी से। 2G में और कोलगेट में हाँ। जिनके ऊपर 1,76,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, सबको बरी कर दिया इन्होंने। ठीक है इसका दुबे मतलब जी, नहीं, दुबे जी, एक सिंपल सवाल है, अंतिम जल्दी बात से, अंकिता जल्दी, भंडारी में जल्दी। मैं कहना चाहूंगा, सांसद सुधांशु जी भाई का जवाब दूंगा। जो अंकिता भंडारी के केस में CBI की रिकमेंडेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट लेटर लिखेगी सेंटर को हाँ। कि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि इन मुद्दों पर हमारी जांच होनी चाहिए। क्या वो चिट्ठी लिखी गई सेंटर को? सुधांशु भाई ने अरे भाई लिखी गई, हाँ या ना बता दीजिए भाई। अंजना जी, और क्या? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कह रहे हैं हाँ लिखी गई है। दुबे जी, सुधांशु भाई दुबे जी, ने- एक सवाल तो सुनिए, फिर मैं बच्चों का सवाल लूंगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। विपक्ष का वोट नहीं बटेगा तो किसको फायदा होगा? अब उसी से जुड़ा, सिंपल सवाल। हाँ, उसी से बोल रहा हूँ। अभी सुधांशु भैया ने विपक्ष को कहा कि मिलो तो तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। 30 साल से आपके साथ थे महाराष्ट्र में, और आपने क्या किया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे ओ, प्यार पुराना का, दर्द यार है, नहीं, पुराना लूट दर्द लिया है। भर यार का। इतना ज्ञान की गंगा बहाए, लेकिन अंत में आके हमको ही निपटाए। पूरा गाने दे। अब भाई जी, नहीं। ये बहुत अच्छा आनंद जी अंजना गाते जी, हैं। इतना आनंद जी, पूरा। इतना प्यारी ज्ञान की गंगा बहाए, लेकिन सबसे पहले हमको ही निपटाए। तो आप ऐसे काहे हो गए कि आपको निपटा दे कोई? अरे नहीं, मैं तो आप पुराने प्रेमिक तरह इशारा दे रहे अरे हैं क्या नहीं, इनको? मेरा ये कहना है कि युवाओं को मजबूत बनाइए। तो दोस्तों, आप लोग अभी तक सुधांशु जी की और आलोक शर्मा जी की सवालों की जवाब सुना। अब बीजेपी प्रवक्ता को कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या आगे जवाब देगा, तो पूरी जवाब सुनने के लिए आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सर, आप युवा की बात करते हो, युवा को एजुकेशन से मतलब है। हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में 47,600 करोड़ का बजट बनाया, जिसमें 8% इंक्रीज है। सर, मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ एनडीए की सरकार है। सर, 4 लाख रुपए देते हैं ये स्टूडेंट्स को 0% इंटरेस्ट पे। एजुकेशन पे पहले 2.5% था प्री मोदी एरा में, और आज 4% सर इनका इन्वेस्टमेंट है। 1% रिसर्च पे जा रहा है। और आप कह रहे हो कि आप एजुकेशन की, इनके साइड सिर्फ स्पीचेस नहीं जाती है सर, एक्चुअली ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। मीडिया पे गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, जिन्होंने अपना इमरजेंसी का टाइम पे सब कुछ मिटा दिया, सारे सबूत मिटा दिए, मतलब हमारे को कुछ नहीं पता लगने दिया, वो सबूत मांग रहे हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है, डीओटी आपके अंडर आता है, आप लोग मैंडेटरी करना चाहते हैं संचार सारथी ऐप को फोन में कंपलसरी डालने के लिए, उससे प्राइवेसी कंसर्न नहीं होगा इसी युवा के लिए? मेरा सवाल इस पे है कि युवा के कितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एग्जाम करे जाते हैं पर लीक होता है। इधर से 3 सवाल। मेरा सवाल विपक्ष के साथियों से है, कब तक अपने हार के ठिकरे मीडिया और लोगों पे फोड़ते रहोगे? अगर मीडिया आपके हित में काम करे तो बहुत अच्छी है, नहीं करे तो वो गोदी मीडिया है। अगर अच्छे से वो, अगर लोग आपको वोट दे रहे तो बहुत अच्छे, नहीं दे रहे हैं तो वो आपके अंधभक्त है। मैं विपक्षी लोगों को कहना चाहता हूँ, आप हर बार कहते हैं धर्म अफीम है, तो आप विपक्षी लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आप कुछ और कहो। जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता गोलियां चलाते हैं और ये सोचते हैं कि अब अफीम है, तो अब पूरब से क्रांति नहीं आने वाली। हमारे यहाँ क्रांति का कॉन्सेप्ट भी नहीं, इसलिए कल परसों मकर संक्रांति हुई है। अंजना जी, मैं उत्तर दूं? आखिरी सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से यह है कि क्या ये जो आप जेनजी का रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं नितिन नवीन जी को, क्या ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे कि दिल्ली की सीएम QI को टेम्परेचर समझती हैं? क्या ऐसा ही स्टिग्मा वो पैदा करने वाली? राजू जी, आपसे शुरू करेंगे, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने सिर्फ नितिन नवीन जी को नहीं कहा, मैंने आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक युवाओं का उदाहरण दिया, क्योंकि मोदी जी ने एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसमें युवा अपनी प्रतिभा के साथ उभर कर सामने आ सके। मुझे लगता है युवाओं के तमाम जो भी सपने थे उनके ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार ने कुठाराघात किया है तो वो मोदी सरकार ने किया। अग्निवीर योजना लेकर आए, आज तक उस योजना से क्या प्लस है क्या माइनस है किसी को नहीं पता है। उसमें कहां से ग्रामीण क्षेत्र से, पहाड़ों से बच्चे जाते थे देश की सेवा के लिए, वो उसका कितना ग्राफ गिर गया है किसी को नहीं पता है। एजुकेशन की बात एक भाई ने बहुत अच्छी उठाई। मोदी जी के आने के बाद 40,000 स्कूल बीजेपी शासित राज्यों में बंद हुए हैं। क्या हुए हैं? बंद हुए हैं। दूसरी चीज, अभी माँ वैष्णो देवी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज था, उसको अभी 4 दिन पहले 6 दिन पहले इन्होंने बंद किया है। ये लोग बंद करना जानते हैं एजुकेशन संस्थाओं को।
आरएसएस की सोच ही ये है कि 5 किलो राशन और शौचालय। दिल और दिमाग की बात मत करो, ये आरएसएस की पुरानी सोच रही है। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के एक जैन जी की बात कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने अपने सभी सीनियर को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और अपना एक्सटेंशन कर लिया। ये जैन जी की बातें इनकी कितनी एक दूसरे से मेल खाती है, देश और प्रदेश समझ रहा है। सही बात है, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। मैंने आपके कई कार्यक्रमों में पूछा कि 10 साल बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। जब विकसित भारत का स्वप्न साकार होगा 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। पर बाकी पार्टियों में तय है अध्यक्ष अथवा पार्टी का वास्तविक नेतृत्व यदि पार्टी रही तो एक ही परिवार के हाथ में होगा। और आज जो जेनजी है वो इस आधार पर आगे बढ़ती है कि जिसने अपने दम पे अचीव किया। अगर आज जेनजी का आदर्श देखना है तो OIO कंपनी है। रितेश अग्रवाल ने 17 साल की उम्र में शुरू किया था और 30 साल की उम्र तक अपने आप सेल्फ बिल्ड फर्स्ट बिलियनर बन के तैयार हो गए। अगर जेनजी को देखना है तो गुकेश डोमराजू को देखिए, 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन। अगर जेनजी को देखना है तो हमारी इस समय भारत की सबसे युवा MLA मैथिली ठाकुर 25 साल की, और वो भारतीय संस्कृति को बदनाम नहीं कर रही है, लोक संगीत के द्वारा भारतीय संस्कृति के उत्थान में सहयोग दे रही है। और अगर इसके बाद भी देखना है तो 19 साल के उस देवव्रत महेश रेके को देखिए, जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का दंड क्रम पारायण करके 2000 श्लोकों को 2 लाख कॉम्बिनेशंस में बगैर किसी त्रुटि के यह करके दिखाया है। यह दर्शाता है कि भारत की जेनजी की मेधा किधर जा रही है। और फिर भी जो लोग चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं ना कि बवाल कर दे आके सड़क पे, उनके अरमानों पे बिजली गिर जाती जब वो देखते हैं अंग्रेजी नवा वर्ष ही सही इतनी भारी मात्रा में करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या में युवा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है जो लोग ये सोचते हैं उनके कलेजे के ऊपर बहुत जोर पड़ता होगा, क्योंकि आज जेनजी क्या देख रहा है। आज भारत डिजिटल इंडिया में नंबर 1 का देश है। 49% डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। खड़गे जी किसके परिवार से हैं? ये फंस गया सीएम। खड़गे जी हाई कमान नहीं, वो अपने मुंह से बोल चुके हैं कि उनके प्रदेश में नेतृत्व सीएम के बारे में पूछा गया तो कहते हाई कमान तय करेगी। मतलब कमान किसी और के हाथ में है, वो सिर्फ उनका चेहरा और निशान है। जैसे पीएम कोई और था, सुपर पीएम कोई और है, अध्यक्ष कोई और है और हाई कमान कोई और है। ये एक अंतर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत की जेनजी ने दिखाया है, जो करोड़ों करोड़ों बच्चे गए मंदिरों में। आज अगर आप देखें पिछले 1.5-2 साल में क्लब भजन और मॉडर्न कीर्तन के ऊपर गूगल में कहते हैं उसको, भजन जैमिंग। अब जो गूगल पे सर्च हुई है 400 to 600 टाइम्स, यानी 4 से 6 गुना बढ़ी है। हाँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है अयोध्या से लेकर सोमनाथ तक, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। चलिए जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। 45 वर्ष में उनको बना रहे हैं और अभी 5 राज्यों में चुनाव। अब गर्दा उड़ेगा भैया। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे तो केवल 42 साल के थे और उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किया। और अच्छी बात है अगर आपने बता दिया, वो कंप्यूटर युग लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, युवाओं के लिए रोजगार के नए नए रास्ते खोले। युवा बनने से युवाओं के लिए क्या होता है, विषय ये है। विषय ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग है तो वो युवाओं के लिए नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब मोदी जी ने कुछ नहीं किया? ऐसे तो नहीं किया उन्होंने। मुद्दे की बात ये है, हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि केवल युवा ही कर सकता है तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं उसको। दुर्भाग्य ये है कि परंपरागत परिवारवाद से एक व्यक्ति आया, नड्डा जी को 5-6 साल हो गए थे, उनको बदलना था। आरएसएस और बीजेपी की टसल थी, एक पर्ची वाले कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। हमसे पूछते चुनाव कब होगा, डेमोक्रेसी कब होगी, नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, नहीं बताएंगे। अमित शाह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, नहीं बताएंगे। पर्ची से नितिन नवीन को बना दिया। अब कह रहे हैं साहब ये तो बहुत विकसित भारत और पता नहीं क्या क्या, 92 रुपए पर डॉलर हो रहा है, विकसित भारत है। युवाओं की फीस नहीं जा रही है। लगभग 30 लाख लोगों ने 2014 के बाद पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, ये विकसित भारत है। गोंडा में वहां पर हॉस्पिटल में चूहे कूद रहे थे अभी 4 दिन पहले, आपने सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा। 200 पहली यूनिवर्सिटी में एक भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी नहीं है। तालियां बजाने से कुछ नहीं होता है।
केवल आप मुझे बताइए, दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है पिछले 2 महीने के अंदर, देश के प्रधानमंत्री और नितिन नवीन का कोई एक ट्वीट आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। विकसित भारत ये है कि किस तरह से हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर अमेरिका से हमारे तमाम जो नागरिक हैं वो आए हैं, उसमें ज्यादातर युवा थे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। विकसित भारत ये है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग सीवर का पानी पी के इंदौर में मर गए। नितिन नवीन खामोश थे, किसी ने नितिन नवीन के कोई स्टेटमेंट सुना? आज सवाल ये है कि आपको एकजुट होकर लड़ना होगा ना। अगर नीतियां खराब है तो बदलने के लिए सत्ता में आना होगा ना। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना होगा? भरोसा जीतना होगा। साथ लड़ने को तैयार नहीं है आप लोग। 13 सीटों के ललक में ये आपसे अलग होकर चुनाव लड़े, इसका जवाब वो देंगे नहीं कि खोखला कौन हो रहा है। देखिए, आज जैन जी कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग के समय में जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको युवा बताया जाता था कि भाई युवाओं ने देश के लिए क्या किया है। मंगल पांडे जी की बात करो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात करो, मेरे आदर्श, मेरे भगवान भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, इन्होंने जो देश के लिए काम किया है, जो देश के लिए बलिदान दिया है, वो बचपन से हम लोग ने जिया है। मुझे खुशी अंजना जी इस बात की है कि आज 2026 का जो युवा है ये पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, सोशल मीडिया देखता है, अपना अच्छा बुरा जानता है। मुझे खुशी हुई कि मंदिरों में 31 को 5-5 लाख 2-2 लाख युवा गए। लेकिन इसमें अभी सुधांशु भैया बोल रहे थे, पर इसमें भाजपा का क्या रोल है? अपने पैसे से जाते हैं, अपने विवेक बुद्धि से जाते हैं। देश बदल रहा है, ये देश सभी का है। अब ऐसा तो होगा तो अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा कहेगी देखो ये हमारा युवा है, कांग्रेस क्या जाएगी कहेगा हमारा युवा है। अरे युवा तो देश का है ना, तो युवा समझता है कि मुझे कौन अच्छा है, मेरे लिए कौन बुरा है। अब हो गई दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, सबसे पुरानी, भी तो युवा ही कहलाएंगे। तो आदित्य ठाकरे से बड़ा युवा कौन है? 35 साल की उम्र में उस युवा ने पूरे महाराष्ट्र को अपने परिवार की तरह मेहनत करके संभालने का काम किया। कोरोना के संकट काल में कभी भी महाराष्ट्र का नाम खराब नहीं होने दिया। हमारे यहाँ गंगा में तैरती हुई लाशें अंजना जी नहीं हमने बहने दी, हमारे यहाँ ऑक्सीजन से तड़पते लोग हमने नहीं देखे। तो आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे साहब 65 साल के, हम तो कहते वो भी युवा है। ऐसा है क्या? एक बात का मैं प्रश्न पूछता हूं, इंडी गठबंधन तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, कहे आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। 24 के बाद जौन चुनाव हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई, महाराष्ट्र और अभी केरल में चुनाव हुए तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना उबाटा और कांग्रेस अलग अलग लड़े। और मैं पहले से बता दे रहा हूं, बंगाल में दीदी और ये साथ मिलकर नहीं लड़ने वाले हैं। भैया ये बता दो तुम्हारे सहयोगी कौन चुरा रहा है? ये भी क्या मोदी जी और अमित शाह जी चुरा रहे हैं? हकीकत तो ये है कि ये दोनों लोग, ये सारे लोग केवल मोदी विरोध की नकारात्मक घृणात्मक राजनीति के चलते हुए हिंदू धर्म को नीचा दिखाने, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के विचार से प्रेरित होकर साथ में आते हैं। फिर जब नजदीक आते हैं तो एक दूसरे से इतनी नफरत पाते हैं कि फिर ये अलग हो जाते हैं। जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, इन लोगों की स्थिति ये है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। अंजना जी 2 सेकंड में जवाब दूंगा। भुवन जी बोलेंगे जल्दी सर अपने टर्न पे। और रही बात इसकी, आज तो भारत में एक अद्भुत गणित है। 55 साल का युवा है, 70 साल की दलित की बेटी अभी आपने देखी बेटी है, और 70 साल की बंगाल की भी बेटी है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? और उसके बावजूद हम लोगों से पूछा जाता है कि साहब इसमें युवा कौन है और कौन युवा नहीं है। हाँ, ये एक बात इन्होंने सही कही कि युवा होने मात्र से काम नहीं। 40 साल की उम्र में राजीव गांधी जी को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश मिला और ले जाके पार्टी को वहां पर डुबोया, आज तक स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। चलिए 40 साल में ये होता है किसी करने का। और मैं इसके बाद भुवन जी एक सेकंड आप सुधांशु जी प्लीज, उनको बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ही थी जिसने यूपी में इनका जो प्रचंड विजय रथ था उसको रोका, अगर वहां भी अगर इनको मिलता तो अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में रहती। आपका क्या सबक है, चाहे बीएमसी का चुनाव हो, चाहे आने वाले वक्त के चुनाव, और ये जो वोट चोरी का मुद्दा बार बार उठाया जाता है, आपको लगता है क्योंकि ये बिहार में भी फेल हुआ, अब गर्दा उड़ेगा भैया? देखिए अंजना जी, आज जिस विषय पे आपने चर्चा बुलाई है वो जैन जी की बात है, युवाओं की बात है। और मैं उस राजनीतिक दल से आता हूँ, समाजवादी पार्टी से आता हूँ, जिसमें 43 साल की उम्र का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने। और जब माननीय अखिलेश यादव जी 38 उनके नेताओं की उम्र आप क्यों जानते हैं? अरे भाई 2012 में बन गए थे, मगर बने पिताजी की कृपा से थे। आपका गणित ठीक नहीं है। नहीं, इनका गणित ठीक नहीं है, मेरा गणित ठीक है। और क्योंकि 43 साल को आप जोड़ लीजिए, इस समय वो 53 साल के हैं।
मोटा मोटा समझ लीजिए, थोड़ा इंटरप्ट ना करें। आपका बड़ा सम्मान और मैं सम्मान आपकी ओर से भी चाहता हूँ विपक्ष का, और उत्तर प्रदेश की हम बड़ी पार्टी है ना, 37 सांसदों के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस बात पर माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ पर जितने छात्र छात्राएं बैठे हैं उनके सपनों को पूर्ण करने का काम अगर किसी ने करा तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। याद है आपको, लैपटॉप बांटने का काम किसने करा सबसे पहले इस देश में? माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। और कोरोना काल में मैं कहना चाहता हूँ, ये जीविका का साधन बना, रोजगार का साधन बना, हर लड़के लड़की को उन्होंने लैपटॉप देने का काम करा। ये हमारे नेता की बात है। और रही बात उत्तर प्रदेश में इनकी नफरत की राजनीति का अंत किसने करा? भारतीय जनता पार्टी का, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। आज हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, 37 सांसदों के साथ खड़े हैं, और ये चुनाव की बात हुई है मैडम, आज जो रिजल्ट आया उस पर जरूर मैं बात करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, अभी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अब तो वोट चोरी नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी नई चोरी करने लगी है। बंगाल में क्या चोरी करने गए थे? डाटा चोरी करने लगे विपक्ष के लोगों को। देश ये समझ रहा है, देश जान रहा है कि आज आप लोग किस प्रकार विपक्ष के लोगों को, पहले आप महाराष्ट्र ने देखा, रात के अंधेरे में आपने सरकार को गिराने का काम करा। अब विपक्षियों के आप लोगों को जब हरा नहीं पा रहे हो माननीय ममता बनर्जी जी को, तो उनके आप लोग अपने ईडी का इस्तेमाल इसलिए करोगे कि उनका डाटा चुरा लोगे? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कितना गिरोगे सत्ता के लिए? ये देश समझ रहा है, ये युवा समझ रहा है। इतना भी नहीं गिरिए कि कल को आपको अपना शीशे में चेहरा देखे भारतीय जनता पार्टी तो आपको हंसी आने लगे। और बात 1.5-2 साल की जो रस्सा कसी चली है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, कैसे आज इनके जो वैचारिक परिवार है, जो इनका मात्र संगठन है आरएसएस और बीजेपी के बीच में कैसे मुद्दे पे आप आए हैं। ये भी देश देख रहा है, ये भी देश देख रहा है कि किस प्रकार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है सड़कों पर आ पड़ी है। नागपुर ने अपना अलग कैंडिडेट खड़ा कर रखा था, नागपुर ने अलग कैंडिडेट खड़ा कर रखा था, और मोदी जी अमित शाह जी का अलग कैंडिडेट थे। ये देश की बड़ी पार्टी बनते हो, कम से कम आपस में परिवार के लोग तो अध्यक्ष तो चुन तो लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों, जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी ने भाजपा प्रवक्ता सुधांशु जी को और अंजना ओम कश्यप को जवाब दिया है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी ने सही जवाब दिया है या गलत? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।